अस्सलामुअलैकुम। आप फेस टू फेस देख रहे हैं। मैं हूं मोहम्मद अकबर बाजवा और स्टूडियोज़ में एज यूजुअल तार मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आज का एजेंडा जो है वो आपके सामने रख देता हूं। अभी ख्वाजा आसिफ साहब की आप बात सुन रहे थे कि हालात साजगार नहीं है नवाज शरीफ साहब के पाकिस्तान आने के लिए। और एक और चीज़ आपने नोट की होगी कि बार बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो बात करते हैं वो बात करते हैं कि जनाब सो मोटो फलां इशू पे क्यों नहीं लिया कोर्ट ने, फलां इशू पे सुप्रीम कोर्ट का क्यों नहीं नजर जाती, और सो मोटो सिर्फ एक बंदे का इख्तियार नहीं होना चाहिए। वो करते क्यों है ये बात बार बार एक ही बात? वो जो तोता है जिसमें जान इस वक्त फंसी हुई है नून लीग की, वही है हालात साजगार। और वो क्या है? रूल्स और प्रोसीजर जो चेंज किए गए सुप्रीम कोर्ट के, उस पर सॉर्ट ऑफ स्टे दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट ने। उस स्टे की वजह से उसमें जो एक शिक आखिरी मोमेंट पे मोहसिन दावड़ साहब की तरफ से बड़ी खूबसूरती से डाली गई थी ना, वो ये थी कि जो पुराने फैसले आ चुके हैं सो मोटो के जो नोटिस लिए गए उनके तहत उन पे भी अपीलों का हक मिलेगा। और उसी केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर नवाज शरीफ साहब की नाअहली हुई थी और उस नाअहली को अब वो चैलेंज किया जाना था इस तरमीम के थ्रू। वो तरमीम वहाँ पे फंसी हुई है, तो वो हालात साजगार नहीं। इस पर तफसीलन बात होगी। उसके अलावा वो कह रहे हैं इलेक्शन में चले जाना चाहिए था जिस वक्त हमें हुकूमत मिली थी। कैसे चले जाना था आपने हुजूर? ये जो नैब में तरामीम की है नैब एक्ट के अंदर, ये तो नहीं थी होनी तब तक। तो ये भी सारी एक मामला आगे चल रहे हैं। दूसरी तरफ इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया है। क्या ऐसी चीज़ है कि जिसका अब एक खदशा हुकूमत को भी और अपोजिशन को भी पैदा हो गया है कि सिस्टम लपेटा जा सकता है? कल भी हम इसकी बात कर रहे थे, आज भी इस पर डिटेल में हम बात करेंगे। और कल हमने बात करनी थी साकिब निसार साहब के बेटे की, जो मुबैना ऑडियो सामने आई। तहरीक इंसाफ ने आज फैसला कर लिया है कि वो जो MPA साहब थे जिनका टिकट आया, वो अबूजर साहब, वो जो टिकट मिली है उस पर हम अब इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये बात दुरुस्त है या नहीं है। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम साकिब निसार साहब से जो बातचीत ज़ाती तौर पर हमारी है, वो भी आज आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम के अंदर। अब बाकायदा अगर प्रोग्राम का आगाज़ करें तो वफाकी वज़ीर चौधरी सालिक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चौधरी शुजात साहब के साहबजादे। और जिस रात को ऑपरेशन हुआ चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर पर, उस दिन चौधरी सालिक साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। और उसके बाद जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आई, अब तमाम जो इशू है, तमाम जो मामला ये हुआ कैसे, लोग कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था। अपने जो निगरान वज़ीर आला साहब हैं मोहसिन नकवी साहब, उनका आज ट्वीट आया कि वो मुल्क में मौजूद नहीं है। IG साहब मुल्क में मौजूद नहीं थे। ये करवाया किसने? और तमाम जो इस वक्त ऑपोजिशन और हुकूमत के लीडर्स, बड़े लीडर से कह रहे हैं कि कौन है जो सैबोटाज करने की कोशिश की, जिसने जब मुज़ाकरात एक हतमी मरहले के अंदर दाखिल हो जाना थे और अच्छी पेशरफ्त उस पर चल रही थी। तो इस सबसे बात का आगाज करते हैं। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले चौधरी सालिक साहब, आपने प्रोग्राम के लिए ये फरमाइएगा कि जब ये ऑपरेशन हुआ, वैसे तो आपका उस पर एक जो मौक़िफ़ है वो आ चुका है, हमारे लिए फरमा दीजिएगा कि आपके इल्म में था, आपको बताया गया था, आपसे मतलब आपके घर को, चौधरी शुजात साहब को, साबिक वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, आप मौजूदा वज़ीर हैं, कि जनाब इस तरह से रेड करने आ रहे हैं हम लोग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बिल्कुल भी जी इस चीज़ का इल्म में नहीं था। मैं यूजुअली रात के खाने के बाद अपने वालिदैन के घर पे ही होता हूँ जब तक वो सो ना जाएं। तो तकरीबन 11 बजे मैं वहाँ से निकला और अपने घर चला गया हूँ। तो तकरीबन उसके घंटे के बाद तकरीबन जो है ये सारा कुछ शुरू हुआ और मैं फिर भागता हुआ उधर गया हूँ। तो उस टाइम तक वो जो हमारे घर का मेन दरवाज़ा है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो हमें बिल्कुल इस चीज़ का इल्म नहीं था जी। मतलब अगर इल्म होता तो हम कभी होने भी ना देते ये चीज़। किस तरह से, मतलब आपकी बात दुरुस्त है और हमें उस पर यकीन है, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम ये फिर कौन कर रहा था आपके ख्याल में? मतलब ये पंजाब निगरान गवर्नमेंट कर रही थी और जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट वो अपने ओन पे एक्ट कर रहा था, पंजाब पुलिस अपने ओन पे एक्ट कर रही थी, या कहीं और से ऑर्डर्स आ रहे थे? मैंने तो जी जब वज़ीर आज़म साहब की टेलीफोन कॉल आई तो उनसे उन्होंने भी इस पे बड़ा मज़म्मत की इसकी, और मैंने उसके बाद उनसे यही रिक्वेस्ट की कि जी आपको इसकी भरपूर इंक्वायरी करानी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किसके ईमा पे हुआ, किस तरह हुआ और क्या मुहरक़ात हैं, वो सारे सामने आने चाहिए और स्पेशली इन लोगों के ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। अगर मुझे पता होता कि ये एक्शन होने जा रहा है तो मैं अपने घर के दरवाजे पे नहीं, अपने वालिदैन के घर के दरवाजे पे नहीं, बल्कि जो हमारा मेन दरवाज़ा है मैं वहाँ पे खड़ा होता। लेकिन क्योंकि जब तक मुझे पता चला तो मैं सिर्फ अपना ही घर, जहाँ पे चौधरी शुजात साहब और मेरी वालिदा हैं, उसी को डिफेंड कर सका। बिल्कुल ठीक। और एक हमने आपकी सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे एक हमने आपकी ट्वीट भी देखी कि आपकी फूफी जान है शायद, उनकी तरफ से कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब आपकी तरफ है। ये इज़ इट करेक्ट? इज़ इट योर अकाउंट जिसकी तरफ से ये ट्वीट हुई थी? जी वो ऐसे हुआ कि जब मैं वहाँ पहुँचा दरवाजे पे तो मैंने देखा वो बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी और उनके पीछे कोई 50 पुलिस वाले खड़े हुए थे और वो मुझे बार बार कह रही थी दरवाज़ा खोलो।
और उनको ये कह रही थी कि परवेज़ अलाई साहब अंदर ही हैं। तो मैंने उनको समझाया कि चौधरी शुजात साहब सो रहे हैं, मेरी वालदा यहाँ पे अकेली हैं ऊपर, तो मैं किसी को अंदर नहीं आने दूंगा, जो मर्ज़ी हो जाए। तो वो इसरार कर रही थी कि नहीं खोलो, मुझे पता है वो अंदर ही हैं। वो उन्हीं के घर से यहाँ पे आई थी। मैं अब ज़्यादा उस बारे में बात नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बड़ा दुख और अफसोस हुआ कि घर के अंदर भी जो है तो सब मेरा आपसे सवाल है, आप माशाल्लाह हमारे वज़ीर हैं, इस हुकूमत का हिस्सा हैं, जवाब दे तो आपको होना चाहिए कि इस मुल्क में क्या हो रहा है। चादर चार दीवारी के हवाले से यहाँ पे पंजाब हुकूमत कह रही है कि पता नहीं क्या हुआ है, वफाकी हुकूमत कह रही है इंक्वायरी करें। तो आपको इस निज़ाम के तहत हम किस पे फिर ट्रस्ट करें, हम किससे पूछे जाके कि हु इज़ रनिंग पाकिस्तान? देखें, हमारी जी शायद मेमोरी लिमिटेड है। आपको अगर याद हो 4 साल दौर, हम भी उनके इत्तेहादी थे पीटीआई के, तो उस टाइम भी यही वाक़यात होते रहते। अब शायद भूल गए हैं, मेरे पास तो फुटेजेस नहीं है, आप मीडिया के हैं, आप बेहतर निकाल भी सकते हैं कि किस तरह लोगों के घरों में रेड इसी तरह ही होती रही, लोगों पे झूठे पर्चे भी कराए गए मंशियात के भी, और बाद में फ्लोर ऑफ द हाउस कस्में खाई गई कि सही हैं पर्चे, और बाद में माफ़ियाँ मांगी गई कि जी गलती हो गई है। तो ये स्पर ऑफ द मोमेंट चीज़ें होती हैं जी। सारे सियासतदानों को बैठना चाहिए, सोचना चाहिए इस मामले पे कि ये हम अगर पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर ज़ाती अनाद और लड़ाई एक ज़ाती लेवल के ऊपर है तो उससे इज्तनाब भी करना चाहिए और फ्यूचर में नहीं होना चाहिए। तो साहब वो आपकी बात दुरुस्त है, हमें वो तमाम चीज़ें याद हैं जो पिछले टेन्योर के अंदर इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी होती रही। उसकी एक्सप्लेनेशन में अब तमाम जो उस वक्त के वज़रा थे और उस वक्त के वज़ीर आज़म थे, वो ये कहते हैं कि हम नहीं करवा रहे, ये एस्टेब्लिशमेंट करवा रही थी, जनरल बाजवा इसके पीछे थे। और वो अब कह रहे हैं ना जी, वो एस्टेब्लिशमेंट अब कह रहे हैं। आपने देखा उस टाइम पे उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और मैं एक ही पेज पे हूँ। नहीं, मैं आपको भी पता है जी, हम तो वहाँ बैठे होते थे उनके साथ, हमें पता है ना कि किस तरह और क्या कुछ होता था, लोगों को किस तरह से कायल किया जाता था। सिर्फ सवाल सुन लीजिए, वो आपकी बात दुरुस्त है, आपका मौक़िफ़ है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर वो ये क्लेम कर रहे हैं तो क्या वो ये क्लेम गलत कर रहे हैं और उस वक्त वही करवा रहे थे, और अगर इस वक्त कोई ये क्लेम कर रहा है कि ये भी हुकूमत नहीं करवा रही है, ये इशारे आपकी इत्तेहादी जमातों के लीडरान दे रहे हैं, और अगर तो फिर क्या वो इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, इमरान खान तब सच बोल रहे थे, या आप झूठ बोल रहे हैं, ये सच बोल रहे हैं, क्या मामला क्या है फिर? मैं समझता हूँ जी कि इस बहस का अगर कोई जवाब निकलता है तो फिर तो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन मैं अगली बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि चलें अभी एक मौका है कि सारे सियासतदान आपस में मिल के बैठें और ये फ़ैसला करें कि जी हमने पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ नहीं करना किसी को। हाँ, अलबत्ता अगर किसी के ऊपर कोई मुकदमा है तो उसका भी सामना करना चाहिए लोगों को, कानून से भागना नहीं चाहिए, बल्कि आप अपने आप को पेश करें। सियासतदान जो होता है, जो मैंने सीखा है जी, वो उसके लिए तो वो कभी घबराता नहीं है मुकदमों से या जेल जाने से, या उस पर कोई इल्ज़ाम लगाओ तो उसको फेस करने से। अगर आपने कुछ नहीं किया हुआ तो मैं समझता हूँ कि आप बड़ी दीदा दिलेरी के साथ उन सब चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। ये आप चौधरी परवेज़ अली साहब के लिए कह रहे हैं कि उन्होंने गिरफ्तारी नहीं दी? एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, ये और भी लोग हैं, मैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, एक जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा, जनरली इल्ज़ाम लगता मैं है, इसी वाले से मैं आपको ये आज ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे पे कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो मैं कभी इस तरह बैक ऑफ नहीं करूँगा। अगर मुझे अपने आप पे यकीन है मैंने कुछ गलत नहीं किया हुआ तो मैं फेस करूँगा। चौधरी साहब, ये जो वाक़या डेफिनेटली इसको इस लार्जर लेवल पे भी कहा जा रहा है कि इस वक्त 2018 से पाकिस्तान मुसलसल एक सियासी महाजराई में जा रहा है, ख़ास तौर पर नून, और मैं पीटीए के वाले से कर रहा हूँ। और कुछ लोगों ने बड़ा सुख का सांस लिया कि हमारे पॉलिटिशियन आमने सामने बैठ गए हैं, निगोसिएशन हुई है, और पाकिस्तान में एक फीलिंग आई है कि यार नहीं, ये लोग बैठ के भी पाकिस्तान को कहीं ले के जा सकते हैं। मैं बार बार इसी पे आ रहा हूँ, इस वाक़या का जिस दिन आप बैठते हैं 5 साल लड़ने के बाद, रात 10 बजे एक्शन शुरू होता है, सुबह 6 बजे तक रहता है, लाहौर का शहर है, तो इससे बड़े क्वेश्चन पैदा हो रहे हैं। आप समझ इसका कोई पाकिस्तान के होने वाले मुज़ाकरा से ताल्लुक़ है? मेरा नहीं ख्याल जी कि कुछ होगा मुज़ाकरात से ताल्लुक़। मुझे एक और याद है कि जी मैं वैसे एक बात करना चाह रहा था, मैंने कहा आपको एक और भी एक फैक्ट बता दूं जो मैंने ख़ुद विटनेस किया था। वो ये था कि हम असेंबली में पीटीआई के साथ गवर्नमेंट बेंचेस पे बैठे हुए थे, तब हमारी कोई शनासाई नहीं थी, ना बातचीत थी अपोजिशन से। तो जो अब वज़ीर आज़म हैं, इन्होंने खड़े होके एक बात की थी, इमरान खान साहब भी मौजूद थे असेंबली में,
कि केसेस आप जितने करने हैं करें, लेकिन आए बैठते हैं और इकॉनमी के ऊपर बात करते हैं। एक यानी जिस तरह मिसाल की जमहूरियत था, इसी तरह की इकॉनमी के ऊपर बैठते हैं और बात करते हैं। तो उस टाइम पे उनका तमस्खर उड़ाया गया, मजाक उड़ाया गया और हंसा गया। और मैंने उस दिन भी ये बात सोची, हालांकि कोई एफिलिएशन नहीं थी, कि यार ये बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उनको दुत्कारा गया और वो बात बिल्कुल जो है ना उसको दरगुजर कर दिया। तो मतलब ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। अगर उसी टाइम हम मैच्योरिटी शो करते और कहते हैं हाँ जी ठीक है हम आए बैठते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है उस टाइम तो हम बैठ जाते हैं, जब कोई डेडलॉक होता है तो हम बैठ जाते हैं। तो हमें जब पाकिस्तान का हमें सोचना चाहिए तो हमें तो हर वक्त अपोजिशन और गवर्नमेंट को एक पेज पे होना चाहिए। मगर इस वक्त भी सिर्फ जाती मफाद के लिए हम बैठ जाएं। चौधरी साहब, इस वक्त भी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं तो दो दो फेसेस नज़र आ रहे हैं। हुकूमत का एक फेस है, बैठते हैं, और ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी वक्त ज़ाया हो रहा है, हमें फजूल, इससे कुछ नहीं निकलना। खान साहब एक तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं, दूसरी तरफ से कल से वो शुरू कर रहे हैं एहतजाजी तहरीक। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस मुज़ाकरा से क्या निकलेगा? असल में बहुत सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जी आपस में जो है ना जी वो ट्रस्ट हो। ट्रस्ट डेफिसिट है बहुत ज़्यादा जी, और मैं समझता हूँ कि ट्रस्ट डेफिसिट दूर करना ज़रूरी है सबसे पहले। देखें, जो गवर्नमेंट है उसका एक ही स्टांस है और हमारी जमात का भी यही स्टांस है कि इलेक्शन जब भी हों एक ही वक्त में हों, सूबे में भी और वफाक में भी। और एक और भी इंटरेस्टिंग बात है कि KPK भी पाकिस्तान का हिस्सा है, वहाँ पे भी इलेक्शन होने हैं, उसकी कोई जिक्र भी नहीं करता, ना कोई बात करता। इसलिए मिसट्रस्ट है, हर बंदा अपने इंटरेस्ट और जहाँ मफाद है उसको फोकस करके बात करने को तैयार है, लार्जर इंटरेस्ट पे कोई बात नहीं करता। सही है वो तो खैर, लेकिन आप यहाँ पे कानूनी और थोड़ी आइनी बहस हो जाएगी वो इस हवाले से कि अगर आइन कह रहा है और इख्तियार दे रहा है वज़ीर आला को असेंबलीज डिसॉल्व करने का और उसके बाद 90 दिन में होने हैं, तो वो तो खैर अभी कोर्ट के अंदर भी उसका मामला, उस पर ऑर्डर आ चुका है, इंप्लीमेंटेशन का मामला हुआ है। जो आप एक बात कर रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब ने, जब आप ट्रेजरी बेंचेस पे थे, तो कोर्ट ने खुद ही आगे कर दिया ना जी 90 दिन जी, वो आर्टिकल 254 भी तो है ना सर, अब अगर वो मतलब कोई चीज बिल्कुल कर सकती है कोर्ट। नहीं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर 90 दिन की ही बात थी तो कोर्ट को 90 दिन पे स्टैंड लेना चाहिए था। अगर कोर्ट ने 120 दिन कर दिए हैं तो 220 भी कर सकते हैं। मतलब ये तो एक वो जाती ख्वाहिशात के ऊपर मुल्क चल रहा है जी। डॉक्टर साहब, गुजारिश ये है ना कि 40 दिन गुजर चुके थे, पंजाब में जो गवर्नर साहब हैं पहले वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उसके बाद उन्होंने तारीख नहीं दी, फिर उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है, इलेक्शन का एक पूरा शेड्यूल आता है और फिर उन्होंने टाइम देना होता है, ये भी हमें लॉ के मुताबिक करना है। तो उस सब फेज को देखते हुए जो कि इलेक्शन कमीशन ने इंप्लीमेंट करना था, डेट आगे जाना ही थी और उसकी रीजन पंजाब के गवर्नर साहब थे और KP के गवर्नर साहब थे और इलेक्शन कमीशन था। जी जी, मैं माजरत के साथ जी एक बात करना चाहता हूँ, ये भी कानून में लिखा हुआ है कि पार्टीज आपस में बैठ के फैसला कर लें। नहीं, कानून में नहीं लिखा, लेकिन आइन को जब आपने अगर अमेंड करना है तो मैं वही कह रहा हूँ ना जी। देखिए, मैं एक आप छोटी सी बात करता हूँ जी। मैंने खुद ये बात आप अपने रिकॉर्ड में चेक कर लीजिएगा कि एक आला अदलिया के एक आला तरीन, मैं नाम नहीं लेना चाहता जी जी, उन्होंने ये कहा कि मैं फैसला करूँगा अपने ज़मीर के मुताबिक। आप बताएं, एक हाईएस्ट अथॉरिटी कानून की, वो ये कह रही है कि मैं अपने ज़मीर के मुताबिक फ़ैसला करूँगा, कानून के मुताबिक नहीं, अपने ज़मीर के मुताबिक। तो इसलिए ये सिचुएशन जो है ना जी बड़ी इज़ नॉट जस्ट ब्लैक एंड वाइट। तो इस पे जो है ना थोड़ा सा हमें भी सोचना चाहिए, पेचीदा तो है, इसमें तो कोई शक नहीं, हमें बिल्कुल जो है ना वो इम्पार्शियल होकर फैसले करने चाहिए इदारों को। मैं सब एक छोटी सी, क्योंकि पुरानी आपने बात की कि उस वक्त जब शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए इकट्ठे होकर बैठ जाएं, आपके दिल को वो बात तब भी बड़ी लगी, लेकिन आपके जो उस वक्त इत्तेहादी थे PTI, वो ये कहते थे कि ये इस वजह से नहीं कह रहे दैट दे मीन बिजनेस एंड दे आर ऑनेस्ट कि हम बैठ के इकोनॉमी पे बात करें, ये NRO लेने के लिए बात करते हैं और फिर ये पीछे से हमें ब्लैकमेल करते हैं कि अगर हम बैठेंगे, साथ देंगे आपका, तो फिर हमारे केसेस माफ किए जाएं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड आफ्टर द रिजीम चेंज। नैब अमेंडमेंट जो हुई और वो अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है उस पर केस, लेकिन आप नहीं समझते कि ये एक मोटिव था उस वक्त भी और वो बाद में पूरा होता में नजर आया, केसेस बंद कराने वाला, माफ करवाने वाला? नहीं, देखें इनको एज ए टूल तो इस्तेमाल किया गया ना जी, नैब को भी, बाकी इदारों को भी। ये तो मैं समझता हूँ हमेशा से होता रहा है जी। हर जो अपोजिशन में होते हैं तब बहुत अच्छे बन जाते हैं सब कि नहीं जी हम हुकूमत में आएंगे तो हम इस तरह नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट कुर्सी पे बैठते हैं लोग तो वो उनमें फ़रानियत आ जाती है और वो बस उसके बाद यही काम करते हैं। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा किसी चीज़ को, मैं आपको सिर्फ कह रहा हूँ कि ये लम्हा फ़िक्री है, हमें सोचना चाहिए इस बात पर। सही।
अच्छा जोई साहब, एक ये भी बड़ा कॉमन मैन क्वेश्चन है कि जी सारा कुछ हो रहा है, कानून ये वो मुज़ाकरात, वजह एक ही है, डर ये है कि इमरान खान जीत ना जाए, ही इज़ पॉपुलर, ही इज़ पॉपुलर। आप क्या समझते हैं, अगर ईमानदारी से इलेक्शन हो पाकिस्तान में तो कौन सी पार्टी कहाँ देख रहे हैं आप? PTI को कहाँ देख रहे हैं और हुकूमती जमातों को किधर देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि जी अभी भी वक्त है। जब ये कोalition पार्टीज़ की मीटिंग हुई थी तो उसमें जब मेरी बारी आई बोलने की तो मैंने सिर्फ एक ही बात की थी। मैंने कहा था कि जी इलेक्शन तो आगे हो जाएंगे, अक्टूबर तक वैसे ही आपको आईनी तौर पे मुद्दत है आपके पास, फेडरल गवर्नमेंट के पास, और एक वक्त में होने चाहिए, उसकी भी सेंस बनती है, क्योंकि अगर सूबे में किसी और की गवर्नमेंट आ जाती है और नेशनल असेंबली के इलेक्शन होते हैं तो वो भी अनफेयर होगा। लेकिन जब अक्टूबर आएगा तो क्या हम इस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि हम लोगों को रिलीफ दे पाएंगे? अगर अक्टूबर में भी यही सिचुएशन या इससे वर्स होगी तो हुकूमत को तो कोई बेनिफिट नहीं है, चाहे आप एक साल आगे भी करा लें। यही तो बात होगी ना, अनलेस कि हम इस बीच वाले वक्त के लिए कोई स्ट्रेटेजी बनाएं। 109 दिन आगे हो गए इलेक्शन से, 209 दिन भी हो सकते हैं, फिर वो 2009 दिन भी आगे हो सकते हैं ना इस मंतक के मुताबिक। तो ये तो वही बात आ गई फिर। नहीं देखें, बात यहाँ पे आ जाती है एक वक्त पे इलेक्शन कराने की, तो फेडरल गवर्नमेंट की जो मुद्दत है असेंबली डिसॉल्व पूरी होती है, नेशनल असेंबली और एक वक्त पे इलेक्शन हो जाएंगे, उधर से सिंध भी इस पे मान जाए तो क्या है उसमें मसला? जी मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ ना कि जी उनकी मुद्दत पूरी है आईनी तौर पे, वो कहते हैं हमने पूरी करनी है। अब आइन अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक की जाए या आइन के मुताबिक चला जाए, ये एक पॉइंट है जी। अगर वो ये बात करते हैं तो वो उसमें वो भी जस्टिफाइड है। नहीं, आइन के मतलब मुताबिक तो ये है कि आप समझे ना बात, अब लोग अपने ख्वाहिशात के मुताबिक आइन की भी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और हर चीज़ जो है उसको स्पिन करते हैं जी उसके मुताबिक। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, ये जो महंगाई का फैक्टर है, आपको पॉलिटिकली बास, मेरा भी ये ख्याल है कि हुकूमत का असल मसला महंगाई है। फियर जो है वो लोगों का एक एंगर है, एक डिप्रेशन है, बल्कि मैं ईमानदारी से समझता हूँ। आप इस हुकूमत का हिस्सा हैं, पाकिस्तानी, आपका ख़ानदान, इस सारे सियासत आपके अंदर है, तो किधर जा रहा है पाकिस्तान? आम आदमी के लिए क्या पैगाम है हुकूमत के लिए? हुकूमत के पास क्या प्लान है? मैंने उनको ये सजेशन दी थी कि जी आम आदमी अफेक्ट किन चीज़ों से होता है उस पर सिर्फ फोकस कर लें। वो ये है कि जी रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं जी, खाने पीने की और बिजली जो है, क्योंकि बिजली ऐसी चीज़ है जो हर आदमी इस्तेमाल करता है, और बिल ज़्यादा आ जाए तो उसका पूरा महीने का बजट आउट हो जाता है। अगले महीने की उसको टेंशन पड़ जाती है कि जी महीने के शुरू में मैंने बिल दे दिया, अब बाकी का महीना मैं कैसे पूरा करूँगा। तो इन दो चीज़ों के ऊपर ज़रूर फोकस करें। उन्होंने सस्ते तेल के लिए और कुछ स्कीमें निकाली, लेकिन IMF फिर ऊपर आ गया, उसने बड़ी स्ट्रिक्ट शराइत रखी हुई है जी। तो पाकिस्तान जनरली एक बहुत मुश्किल उससे गुजर रहा है जी रास्ते से। इसमें तो कोई शक नहीं है। इसके लिए जो है मज़ीद महाजराई जो है ना जी, वो करने की बजाय बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करें, और ये सियासतदानों ने आपस में ही रिजॉल्व करना है। होता ये है कि जब भी गवर्नमेंट आती है तो वो भी आधे से ज़्यादा टाइम अपनी विक्टिमाइजेशन में गुजार देती है जी, दूसरी जमात की बजाय इसके कि उनको कहें आओ बैठो हमारे साथ रिजॉल्व से, ताकि जो भी इस्लाहात हों, जो भी इकोनॉमिक प्लान बने, जो भी नई गवर्नमेंट आए उसके बाद वो उसी को लेके आगे चले, क्योंकि उनकी मुशावरत शामिल थी उसमें। बिल्कुल ठीक है। मुझे वैसे रिजॉल्व से वो याद आ गया, और ये जिस दिन चौधरी साहब के और आपके घर पे भी जिस दिन पुलिस वो रेड हुई है, मैं तो उसको अटैक की तरह देखता हूँ। APVs घुसती घरों के अंदर, दरवाजे तोड़ती, हमने खैर पिछली रिजीम में नहीं थी देखी, ये पहली दफ़ा ही देखने को मिला। एनीवेज, एक तासुर था हमेशा से, एंड वी वर ऑल, मतलब एवरीवन वाज अंडर द इंप्रेशन कि जो चौधरी बरादरान है, आपका जो खानदान है, इनमें से तो हवा नहीं गुजरती। इतनी बड़ी दरार आ गई, इसके दोबारा इस शगाफ के पुर होने के कोई चांसेस हैं चौधरी साहब? जी बिल्कुल हैं, अगर ईमानदारी के साथ और इन ऑल फेयरनेस बात की जाए तो बिल्कुल हैं जी। लिस्ट डाउन कर लें जी कि क्या ऐसे हैं, इश्यूज़ क्या हैं, तो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। मतलब आप अगर आप पॉलिटिकल डिसीजन है, ठीक है, अपनी जगह पे है, लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि चौधरी शुजात साहब, आपकी जो फैमिली है, और दूसरी तरफ मोने सलाई और परवेज इलाही साहब की फैमिली है, आप एक पेज पे सेंस में आ जाएं कम अज कम, कि मतलब एक पार्टी या वो इधर आ जाए या आप इधर आ जाएं, या अगर उन्होंने फैसला किया कि हमने यहाँ पे, क्योंकि मोने सलाई साहब कहते हैं कि जब ये फैसला हुआ कि चौधरी परवेज इलाही वजीर आला बनेंगे तो उस वक्त काम जो है ना वो खराब हुआ, और फिर उस वक्त ये दरार जो है मजीद गहरी हो। नहीं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं जी, टोटली झूठ बोल रहे हैं जी। ही वॉज ऑन बोर्ड। अगर ऐसी बात थी तो परवेज इलाही साहब ने बनी गाला जाने से पहले एक रात पहले
इस्लामाबाद घर में मेन्यू तक खुद डिसाइड किया कि लोग आ रहे हैं PDM के मुझे वजारत आला ऑफ़र करने के लिए। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया कि मुझे पगड़ी दगड़ी ऑफ़र करें। तो उनकी पूरी क़यादत आई हमारे घर, वहाँ दुआए खैर हुई, सारा कुछ हुआ। उसके बाद फिरोज़ अली साहब ने मुझे बोला कि यार जल्दी से फूल मंगवाओ, ज़रदारी साहब के पास जाना है, मैंने उनका शुक्रिया अदा करना है। दिस वाज वन नाइट बिफोर दे वेंट टू बनी गाला एंड चेंज देयर डिसीजन। लेकिन उनको ये शक था ना कि यहाँ से ये फेक ऑफर, मैं रिपीट कर चुका हूँ पहले भी जी, ये सिर्फ मफादात की बातें हैं जी। PTI की हवा चल रही है तो अब हर बंदा जो है दे आर नॉट लॉयल टू जो भी वो अपना एक उन्होंने कॉज बनाया हुआ है। सर हवा चल रही है, आप भी सियासतदान हैं, आपको वैसे मेरे से हवा चल रही है और उसका जो है ना एंजॉय द राइड। तो सालिक साहब आपका नहीं दिल चाहता कि मतलब हवा तो चल रही है कि मतलब एक जहां सियासतदान यही होता है कि मैं जीत, हमने कमिटमेंट कर बैठे थे ना जी। परवेज इलाही साहब के कहने पे ही हमने कमिटमेंट की थी, तो शुजात साहब ने और मैंने और हम सब लोग उसमें शामिल थे। हम किस तरह डिसऑनर कर देते, वो 13 जमातें थी, हमने कल को उनको अपनी शक्ल नहीं दिखानी, लोग उंगलियां उठाएंगे। चौधरी शुजात साहब ने सारी जिंदगी इज्जत कमाई, अपनी जुबान पे खड़े रहे, तो आज इस उम्र में आके लोगों को कन्विंस करके आप कभी इमेजिन कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस बात पे मान जाएं कि परवेज इलाही साहब वज़ीर आला होंगे पंजाब के? उसके पीछे एक कमिटमेंट थी, लोगों की वादे वईद थे मेरे से, चीमा साहब से, हम सब से। उन्होंने एक कमिटमेंट ली और ये कहा कि यार ये फिर ना कोई यू टर्न ले लेना। दिस इज एग्जैक्टली द थिंग चौधरी साहब के उनको किया परवेज इलाही साहब के कहने पे। वो कहते हैं कि 3 दफा नवाज शरीफ मुझे धोखा दे चुके हैं, मुझे यकीन नहीं है कि वो मुझे वज़ीर आला बनाते। तो अगर धोखा दे चुका था तो हमें क्यों कहते थे कि यार उन्होंने मनाओ? दिन रात यही बात करते थे। सही, मगर चॉइस ना मिलते शहबाज शरीफ साहब जब आए थे घर पे, वहां पे अकेले में इनकी ये बात हुई इस बात पे कि यार पुरानी बातें बाईगॉन्स हैं, मैं वज़ीर आला हूंगा, आप वज़ीर आज़म होंगे। ठीक है, बातें हुई हैं, सब इसके गवाह हैं। मगर चॉइस साहब इसी के साथ ही अगर देखें ना, अगर आप एक दो मैं कमेंट्स आपसे चाह रहा हूँ। एक तो आप समझते हैं कि उनके जाने से काफ लीग मजबूत हुई है कि कमज़ोर हुई है, ये आप इसका जवाब दें। दूसरा ये है कि उन्होंने तो वो कहते हैं ना पंजाबी च डंडा सोटा चला के क्या मैं सदर बनाऊँ, तो आप भी कोई इस तरह की चीज़ ऑफर कर दें उनको। ऑफर क्या करनी है जी, वही पार्टी रन कर रहे थे। वही शुजात साहब तो पंजाब पे थे ना, वो पंजाब के सदर थे ना, तो आप अभी कोई चीज ऑफर कर सकते हो। इजहार करते वफाक के सदर बनने का तो उनको किसी ने रोकना थोड़ी था जी। मैंने तो कभी उनके सामने जुबान दराजी, क्या दूर की बात है, कोई उनके फैसले चाहे मेरे वो खिलाफ भी हों, मैंने उसके बरक्स बात नहीं की कभी। ठीक, ऐसी बात नहीं थी जी कि हम कोई नाफरमान थे। मैं परवेज इलाही साहब को अपने वालिद साहब की जगह कंसिडर करता था जी। अब क्या फ्यूचर देखते हैं हम काफ लीग का इन कंडीशन में, जब पार्टी में इतना बड़ा एक गैप आ गया? देखें, आपको अगर याद हो जी, काफ लीग ने इस मुल्क पे हुकूमत की, उसके बाद डिटीरिएशन हो गई, हम 50 पे आ गए, 50 से 2 पे आ गए, 2 से 5 पे आ गए। तो सियासी जमात है जी, इंशाल्लाह हम अपनी स्ट्रगल जारी रखेंगे, चाहे हमें दोबारा से ग्राउंड अप मेहनत करनी पड़े, कोई इशू नहीं है। ज़रूरी तो नहीं है आपने बस सिर्फ हुकूमत के मज़े लेने हैं सारा टाइम। ठीक है, अब चौधरी साहब लास्ट 2 क्वेश्चंस। मोहसिन नकवी साहब आपके अजीज भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, उनका इस पे मौक़िफ़, एक तो ट्वीट के थ्रू हमें पता चला, आपके साथ भी यकीनी तौर पे बात हुई होगी बिकॉज ही इज रिलेटेड टू यू। उनका मौक़िफ़ क्या है ये जो चौधरी परवेज इलाही साहब के घर पे अटैक हुआ पुलिस का या रेड हुई? ही वाज टोटली नॉट इन द लूप, उनको पता ही नहीं था बिल्कुल भी कि हो क्या रहा है यहाँ पे। उनका मौक़िफ़ क्या है, हम जानना चाह रहे हैं। इन ऑल ऑनेस्टी जी, मेरे से इस रेड के मुतालिक उनकी बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वो मेरे ख्याल मुल्क से बाहर गए हुए हैं, उम्रे पे हैं, तो उनसे कोई मेरी डायरेक्टली बात नहीं हुई। लेकिन वो परवेज इलाही साहब के ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हैं जी। ठीक, और लास्टली एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हमारे दोस्त हैं, कॉलीग हैं, उनकी एक न्यूज़ है और वो मुझे नहीं पता क्योंकि कुछ लोग, और ओवरऑल आपको पता चाहे मैं गोई और रूमर फैक्ट्री भी चलती रहती है। वो एक रूमर ये है, लास्टली उसको भी क्लियर कर दीजिएगा ये दुरुस्त है या नहीं। वो ये कि चौधरी परवेज इलाही साहब, क्योंकि जो वो चट्टा साहब हैं एंटी करप्शन के जो डीजी हैं, वो वहां पे मौजूद थे और वो बज़िद थे कि लोकेशन चौधरी परवेज इलाही के फोन की यहीं की आ रही है, ही इज हेयर और हम उनको लेके जाएंगे, इसी वजह से इतना प्रोलॉन्ग हुआ। तो 1-2 खबरें ये भी सामने आई कि चौधरी परवेज इलाही साहब जो हैं वो चौधरी शुजात साहब के बेडरूम में मौजूद थे एंड यू वर देयर टू स्टॉप द पुलिस फ्रॉम गेटिंग इन। नहीं जी, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपके घर पे आपका जो पोर्शन है वहां पे? मैं झूठ नहीं बोलता आपसे, ऐसी बात नहीं है। वो वहां नहीं थे? नहीं, ठीक, बिल्कुल। लेकिन उनको डायरेक्ट यही किया गया था परवेज इलाही साहब की घर की तरफ से, जो वहाँ पे लोग मौजूद थे, कि इसमें उनके वकील आमिर रान साहब भी शामिल थे, जो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे जब हमारा दरवाज़ा टूट रहा था, कि परवेज इलाही साहब अंदर ही हैं।
वो आप देखें इतनी मिसलीडिंग कर रहे थे और मतलब एक डेटी पॉलिटिक्स घर के अंदर खेल रहे थे। इसी तरह ही आपके घर चोर आए तो आप उन्हें कहो यार भाई ठहरो, मैं आपको लेके जाता हूँ साथ वाले घर में, हम सायों के घर जाके डाका डालो। तो ये वाली कार्रवाई कर रहे थे वो। तो वैसे अगर होते हाइपोथेटिकली स्पीकिंग तो आप फिर कहते कि यार खुला दरवाजा आए आके ले जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल। अगर वो इस तरह की बात होती तो ऑब्वियसली हम उनको प्रोटेक्ट करते जी। घर के अंदर की बात है ना जी। अच्छा जोई साहब, एक लास्ट सवाल, कोई भी हो। जोई साहब, अभी मैं एहसन इकबाल साहब को सुन रहा था और इस मुल्क में हर बंदा मजलूम है, बड़ा जुल्म होता है हमारे हुक्मरानों पे भी। वो फरमा रहे थे कि जनाब पूरी 2 दिन जंग हुई है वहाँ पे जमान पार्क में, मगर खान साहब गिरफ्तार नहीं हुए। तो ये तो अफसर जो है ना सारे PTI न रले ने। कल उन्होंने कहा कि जनाब ये भी देखे, ये 8 घंटे का शो है तो बंदे थे सारे PTI ने, चोरी सा फिर भी नहीं पकड़ेंगे। तो यहाँ पे तो सारी मजलूम है, मतलब फेडरल हुकूमत कह रही है हमारे अहकामात पे बंदे नहीं पकड़े जा रहे, चोरी साहब कह रहे हैं हमारा चादर 4 दीवारी का हो गया है मसला, आप फरमा रहे हैं कि ऐसी मुफ्ती ची मारे गए, लड़ाई हिंदू और सिखों की मारे मुसलमान के, आप दरवाज़ा आपका टूट गया। तो ये क्या है, किधर क्या हो रहा है ये सारा कुछ, ज़रा हमें बता सकते हैं? इतने ज्यादा मजलूम इकट्ठे हो गए। एक लम्हा फिक्री है जी। मैं भी इस बारे में यही सोच रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं, मेरी भी यही सोच है इस बारे में, और मैं भी इसका जवाब तलाश कर रहा हूँ कि ये हो क्या रहा है साहब। चलें, बेहतरीन। थैंक यू वेरी मच चौधरी साहब। हमें पता है कि हमने आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा ले लिया, आपकी मसरूफियात और भी थी और आपने बड़ी फंदा पेशानी के साथ जो जिस तरह जवाब दिए, वी रियली थैंकफुल फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक लेनी है नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करेंगे साकिब निसार साहब क्या कह रहे हैं इस ये जो मुबैना तौर पर उनके बेटे की जो डील करने की एक वो ऑडियो सामने आई है, और उसके अलावा दीगर इशूज़ भी। जनरल अमजद शुएब साहब भी हमारे साथ हैं। वेलकम बैक जी। साकिब निसार साहब के साहबजादे की ऑडियो आप सबने तकरीबन सुनी ली होगी। उसमें मुबैना तौर पे वो तासुर ये जा रहा है, 2 लोगों से वो बात कर रहे हैं। एक वो है कि जिनको PTI का टिकट मिला है और वो कह रहे हैं कि आपने आके बाबा से आज जरूर मिलना है, उन्होंने बड़ी मेहनत की आपके लिए। और दूसरे वो साहब हैं जो अपेरेंटली मुबैना तौर पर यूं लग रहा है कि जैसे इनके थ्रू उनसे जिनको टिकट दिलवाया गया उनसे उन्होंने पैसे लेने हैं। एक तो बड़ी सिंपल सी बात है मलिक साहब, वो ये है कि टिकट PTI का किसी की सिफारिश से किसी को मिल गया है, ये बाकी किस चक्कर में भंगड़े डाल रहे हैं कि जनाब इसने उसको टिकट क्यों दिलवा दिया। वो बेसिक तो उसमें एक ही मामला नजर आता है, वो ये है कि डिस्क्रेडिट करना है टिकटें देने का मैकेनिज्म PTI का, PTI के लोगों के दरमियान के जनाब देखें ये यहाँ पे ना सिफारिशों के थ्रू टिकट मिलते हैं और फिर सिफारिशों के पैसे बटोरे जाते हैं। और दूसरा साकिब निसार साहब को भी साथ उन्होंने थोड़ा नहीं काफी जो टारगेट करना था वो कर लिया। सवाल मेरा आ रहा है वो ये है कि अच्छा एक तो आपकी साकिब निसार साहब से बात हुई है, वो आज वो बड़ी तफसीली गुफ्तगू रही है, नहीं वो उससे आप कितने मुतमईन है पहले तो बताएं ना क्या हुआ क्या? एक तो साकिब साहब से बात करने के लिए ना आपको 6-7 PhD होना चाहिए, मतलब असी साफ़ी लोग खबर लेना तो वो तो सवाल ही। उन्होंने 5 तरफ से ना क्लाशनकोव रखी होती है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ये जो पहले तो एक बात उन्होंने कहा ये सही है, मगर उन्होंने इसको डिनाइल नहीं किया। उनका कहना ये कि तोड़ मोड़, वो एक लैंग्वेज यूज़ किया, वो कहते हैं ये बनाई गई है, मगर उन्होंने ये नहीं कहा कि ये है नहीं है। तो मैंने उनसे एक सिंपली पूछा, मैं क्या आप इस मुल्क के सबसे बड़े जज रहे हैं, तो ये जो कुछ हो रहा है, जो मेरा जो कंसर्न है एज ए सिटीजन, मैंने कहा ये क्या है, हर दूसरे तीसरे दिन अपना ये वीडियो जो आ रही ये है क्या? तो वो एक उन्होंने जो चीज़ मज़ेदार बताई, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान को वैसे सबको ही पता है, उन्होंने मुझे बिल्कुल क्रिस्टली समझाया कि पाकिस्तान के आइन में ये हक किसी को हासिल नहीं है। आपकी जो प्राइवेसी है, ये मजे की बात है, ये मेरे लिए भी लर्निंग थी। उन्होंने इसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया है ना, हाँ, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर 2 है ये। देखो अकबर, अगर मैं ऐसी बात करूं आप करो तो उसकी वो वैल्यू नहीं। जब आपका एक चीफ जस्टिस के होते पे जो साहब रहे उनको कोड करना जरूरी है, तो उन्होंने कहा ये इंतहाई मुकद्दस चीज़ है इस हवाले से। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अपना जज साहब आप इस पोजीशन पे रहे हैं, तो ये एक आम आदमी तो नहीं ना करता। अगर ये कोई इदारा करता है या कोई सरकारी मुलाजिम करता है या कोई स्ट्रक्चर करता है तो ये गुनाह होगा। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि हमारा जो रियासती निज़ाम है वो अपनी आइन के पीछे पड़ा है। तो फिर उन्होंने बड़ा उन्होंने कहा ये इंटरप्रिटेशन आप खुद कर रहे हैं। नहीं, एक और चीज़ भी हुई है वो आपकी, चूंकि मैं भी विटनेस हूँ आपकी बात का, उसके अंदर ये मुझे अफसोस हुआ इस चीज़ का। और ठीक है आप ये कह रहे हैं कि जनाब ये डॉक्टर्ड है, ये जो ना चेपियां लगाई हुई इधर से उठाया इधर लगा दी, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो नहीं, उसको मतलब ये टोटली जो है ना वो एक फैब्रिकेट कर दिया, एक बना दिया आपने ये सारी गुफ्तगू। लेकिन एक सवाल उनसे आपने पूछा, आपने कहा कि आप इस पे कोई लीगल एक्शन ले रहे हैं। भाई लेना चाहिए लीगल एक्शन, क्यों नहीं ले रहे लीगल एक्शन? आगे से क्या जवाब दिया वैसे नाजरीन को भी बता दें। नहीं आप भी बता दें। वो कहते हैं जनाब कि लीगल एक्शन लेके मैं इनके लेवल तक नीचे हूं, मेरा ये लेवल है, मेरा
खुदा का खौफ करें, जितनी आप मतलब ये मड स्लिंगिंग और जो इल्जाम है 1-20 से मुझे तो वैसे 1,20,00,000 ही समझ आता है, आपको क्या समझ? नहीं देखिए बात वो जो अच्छा, ऑडियो मैं आपके पहले पॉइंट पे जाने लगा। अगर ये इल्जाम है तो क्या ये अपने दामन से नहीं धोना चाहिए था मलिक साहब उनको? क्यों नहीं जाना उन्होंने कोर्ट? देखिए पहली तो बात है जो मैं एज ए सिटीजन बात करूं, अगर आपका, मैंने उनसे इसीलिए जानबूझ के सवाल किया था कि अगर एक आप इस मुल्क के सबसे बड़े जज हैं, अगर आप अपने हकूक के लिए आपसे जो ज्यादती होती है उस पर खड़े नहीं होते, मतलब मैं इस निज़ाम को, मैं कौन हूं तो बात करने में, यार अगर आप उस पर रिएक्शन नहीं दिखाते, अगर आपको एक एप्लीकेशन नहीं लिखते तो फिर आम सिटी तो हम डीमोरलाइज हो जाए ना, हम तो कुछ ना करें। तो ये चीज़ मुझे बात नहीं समझ आई। मगर जो आपने मुझे शुरू में अपना बाजा जो तुमने ये क्वेश्चन किया ना, मैं उस पर जरूर बोलना चाह रहा हूँ। खान साहब जो है ना वो एक सिंबल बने हुए हैं, वो एक सफाई का सिंबल बने हुए हैं, वो करप्शन के खिलाफ हैं, वो एक साफ सुथरा इलेक्शन चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी हम पार्टी से ही हैं, हम सही लोगों को लेके आएंगे। मैं नहीं ये समझता जो आपने पहले कहा कि यार ये नून वाले क्यों को क्या तकलीफ है। भाई ये मसला नून का नहीं है, पीटीआई का जो क्लेम है, ये आपने ठीक है, वैसे ये मसला नून का नहीं है क्योंकि ये ऑडियो लीक नून ने नहीं की। नहीं वो जिसने भी किया, मगर मेरा जो आर्गूमेंट आप ले लें, मेरा आर्गूमेंट ये है कि पीटीआई के लिए आप अच्छे हैं या बुरे हैं, पाकिस्तान में आप क्रेडिबिलिटी लेके आए साफ सुथरी सियासत का। अगर आप पे ये दब्बा लगता है कि आपकी टिकटें बिकती हैं तो मैं समझता हूँ ये बहुत नेगेटिव है। इमरान, और मैं आपको खबर भी देने लगा, उस वक्त जब वो मरियम साहिबा कहती थी कि पीटीआई PMLN का टिकट बिकता है सिर्फ, उन्होंने साथ खून माफ ने कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर थे। कुरैशी साहब आपने वक्त दिया है। परवेज इलाही साहब के घर जो हुआ काबिल मुजम्मत और आपकी तमाम पार्टी की तरफ से मजम्मत भी आई। इमरान खान साहब का फौरन ट्वीट आ गया और उन्होंने उसमें गुस्से का इजहार हमें नजर आया। नॉनदलेस हमने सुना है कि मुज़ाकरात जारी रखने पे इमरान खान साहब राजी हैं कि मतलब जो नेक्स्ट अब जो फाइनल राउंड होना है वो होना चाहिए। इज दैट ट्रू सर? जी जी बिल्कुल। और अगर ये मुज़ाकरात नाकाम हो जाते या हो जाएं तो आपके ख्याल में इसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा? नुकसान पूरे मुल्क को होगा, नुकसान पूरे मुल्क को होगा। अगर इंतखाबात नहीं होते और मामला जो के तो रहते हैं, पूरा मुल्क इस वक्त डिसफंक्शनल हुआ है, कोई कारोबार नहीं हो रहा, मईशत नहीं चल रही, सियासी अदम इस्तेहकाम की कैफियत है, नुकसान पूरे मुल्क को होगा। और ये आपके ख्याल में जो कि तासुर फवाद चौधरी साहब के बयानात से हमें मिला और दीगर इवन हुकूमती रहनुमाओं के बयानात से मिला कि ये मुज़ाकरात जानबूझ के सैबोटाज करने की कोशिश की गई, चौधरी परवेज इलाही के घर पर अटैक करके और दीगर गिरफ्तारियां करके। आप अग्री करते हैं इससे सर? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल नामुनासिब था। एक तरफ बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ दावा बोल दिया जाए तो ये कोई बात अक्ल और दानिश में नहीं आती। तभी मैंने नाज साहब से कहा कि आप इसकी तहकीक करें कि इसके जिम्मेदार कौन है। कुरैशी साहब, एक तरफ तो माशाल्लाह आप बड़े कॉन्फिडेंस नज़र आ रहे हैं कि मुज़ाकरात बड़े पॉजिटिव हैं और साथ ही एहतजाज भी शुरू कर दिया है। ये कोई एग्जाइटी है? आप नहीं समझते कि थोड़ा सा जल्दी अगर 1-2 दिन आप इंतज़ार कर लेते तो ज़्यादा पॉजिटिव मैसेज नहीं जाना था? एहतजाज देखिए, हम एहतजाज क्या कर रहे हैं, हम एहतजाज तो नहीं हम कर रहे। हमने जो कल की जो रैलीज हैं, जो जिसकी क़यादत लाहौर में इमरान खान साहब करेंगे, पेशावर में परवेज खटक साहब करेंगे और रावलपिंडी में मैं करूंगा। एक तो ये हमारा जो मुल्क का मेहनत कश तबका है, मजदूर किसान तबका है, कल मे डे है और मजदूरों का दिन है। हम उनके साथ इजहार यकजहती भी करेंगे और फिर हम समझते हैं कि पूरी कौम को हमें सियासी शऊर देना है, आइन की अहमियत के बारे में उनको बताना है और आइन बचेगा तो मुल्क बचेगा, आइन बचेगा तो मुल्क आगे बढ़ेगा। और शाह साहब, कौन नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों और एक कंसेंसस के साथ फैसला हो जाए? ये कुछ गवर्नमेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं या फिर ये एक्स्ट्रा गवर्नमेंटल एक्टिविटी थी? आपके सामने है, मुज़ाकरात के मुखालिफ हुकूमत की सफ़ों में आपने देख लिया मौलाना फजल रहमान नहीं चाहते मुज़ाकरात हो। आपने देख लिया कि ख्वाजा आसिफ हैं, जावेद लतीफ़ हैं और बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो PMLN के अंदर हैं जो मुज़ाकरात नहीं चाहते और नासिर भी होंगे। और ये ख्वाजा आसिफ साहब ने या मौलाना फजल रहमान तो परवेज इलाही के घर पर APV से दरवाजा तोड़वा के पुलिस अंदर नहीं भिजवा सकते ना सर? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ बहुत से अनासिर हैं जो मुज़ाकरात को सिरे चढ़ता नहीं देखना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि इंतखाबात हो। शाह साहब, आपकी स्टेटमेंट मुझे याद है, आपने फरमाया कि मुनासिब पेशरफ्त हुई है जो मुज़ाकरात का सेकंड राउंड जिसमें आप भी मौजूद थे।
एक तो ये कि अगर आप थोड़ा सा सिर्फ हमें ये बता सकें कि मुनासिब पेशरफ्त से आपकी क्या मुराद है? हुकूमत राजी है किसी भी तौर इलेक्शन करवाने पे किसी डेट के ऊपर? क्योंकि मसला तो बड़ा सिंपल, वो आप ही हमें बताते रहे कि चूंकि उनको ये डर है कि उनकी इमरान खान की हुकूमत आ जाएगी, तो वो डर उनको अब कैसे खत्म हो जाएगा? देखिए दिलों के राज तो अल्लाह जानता है, ठीक है। बज़ाहिर जो पीपल्स पार्टी ने कहा, बज़ाहिर जो PMLN कह रही है, वो दोनों कह रहे हैं कि हम इलेक्शन चाहते हैं, हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन टाइमिंग उनकी मुख्तलिफ है और हम इलेक्शन चाहते हैं आइन के मुताबिक हो। अच्छा, जो कुरैशी साहब, इस टाइमिंग पे एक कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि हुकूमत का एक ही एजेंडा है कि 18 सितंबर के बाद इलेक्शन हो, और आप ये चीज़ को बाय करते हैं कि कहीं ना कहीं ये एजेंडा है कि ये हमारे मौजूदा जो चीफ साहब हैं ये रिटायर हो जाए? इज इट ए फैक्टर? देखिए, मैं स्पेकुलेशन नहीं करूंगा। हुकूमत जो चाहती है वो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क इस दलदल से आज़ाद हो, मुल्क इस गैर यकीनी सूरत हाल से आज़ाद हो, और इस वक्त जो जिस तरह मामला चल रहे हैं उससे पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब शाह साहब, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, नुकसान हो रहा है। इतना इंपॉर्टेंट मामला, उस पर 3 दिन का डिले कुछ समझ नहीं आया सर। मतलब जुमा हफ्ता इतवार क्यों बीच में से हो सकती थी? उसकी वजह है हम तैयार थे, हम तो अगले रोज नशिस्त करने के लिए तैयार थे। हमें हुकूमती कोलिशन पार्टनर्स ने कहा, क्योंकि हम तो 13 लोग हैं, आपने तो एक जमात में मशावरत करनी होती है, हम 13 लोग हैं, हमें वक्त चाहिए मशवरे का और एक इत्तफाक राय पे आने का हमें वक्त चाहिए। तो उनके कुछ लोग ट्रैवल कर रहे थे, तो हमने उनकी ख्वाहिश पे वक्त दिया, हम तो तैयार थे। अच्छा शाह साहब, ये भी कहा जा रहा है कि कल का दिन, सॉरी, जो 3 का दिन है बड़ा फाइनल है। आप समझते हैं कि वाकई मंगल को कोई फाइनल डिसीजन हो सकता है कि ये इससे भी आगे बात जा सकती है? मैं समझता हूँ जो कुछ होना है, बात वाज़ेह हो चुकी है, हमारा मौक़िफ़ सामने आ चुका है, हमने उनका नुक्ता नज़र सुन लिया है और हमने बीच का रास्ता निकालने की दयानतदारी से कोशिश की है। अगर मंगल को भी कोई नशिस्त कामयाब नतीजा खेज नहीं निकलती तो फिर ऐसे वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें सुप्रीम कोर्ट में जाकर हम जो ईमानदारी से समझते हैं, हम चीफ जस्टिस साहब और बेंच की खिदमत में अपना नुक्ता नज़र पेश कर देंगे। और ये फरमाइएगा शाह साहब के आईनी तरमीम की जो बात हो रही है, ये आया डिस्कशंस के अंदर कि अगर आप आगे कुछ टाइम में नेशनल असेंबली और बाकी 2 प्रोविंशियल असेंबलीज रिजॉल्व कर देते हैं, एक ही टाइम के ऊपर इलेक्शंस होंगे, उसके लिए लेकिन आईनी तरमीम दरकार होगी, तो उस पर देखिए वो एक चीज है, वो एक आईनी कदम है। आईनी कदम के मुताबिक तो 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। अब उससे हटकर अगर कोई बात होनी है और आगे जाना है तो उसमें आइन में गुंजाइश पैदा करनी होगी ना, कानून में गुंजाइश पैदा करनी होगी। तो आइन में तो गुंजाइश नहीं है, तो वो कैसे हो सकती है? वो आपकी और मेरी ख्वाहिश पे या PDM की सरकार की ख्वाहिश पे तो नहीं हो सकती। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दरकार होगी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं है, वहाँ PTI के वोट दरकार होंगे। तो फिर हमने तो सियासी और कानूनी आईनी रास्ता तलाश करना है, क्योंकि हमने पहले दिन से कहा था हम वो प्रपोजल लेकर आएंगे जो आइन के दायरे के अंदर रहते हुए हो। मगर शाह साहब, ये तो कानून में और आइन में ये भी तो नहीं लिखा हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और मुज़ाकरात करें। कानून तो कहता है भी 90 दिन में इलेक्शन कराएं। तो जो आप काम कर रहे हैं वो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के आइन में, कानून में उसकी गुंजाइश है कि सियासी बातें, सियासी डिस्कशन से आप फैसला कर लें? अर्ज ये है, हम तो चाहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन हो जाए, हमें तो इतराज नहीं है ना। जिनको इतराज है वो कर रहे हैं, हमें तो कोई इतराज नहीं है। 14 मई को इलेक्शन होता है, पैसे किसने देने? हमने देने हैं कि हुकूमत ने देने हैं? मगर सर सिक्योरिटी की सुन लेना मेरी बात, सिक्योरिटी किसने प्रोवाइड करनी है? हमने करनी है, हुकूमत ने करनी है। देखिए ना, सिक्योरिटी वो नहीं दे रहे, पैसे वो नहीं दे रहे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वो नहीं मान रहे, तो बोझ हम पे तो नहीं पड़ता, बोझ तो उन पे है। मगर शाह साहब, मेरी गुजारिश ये कि PTA के इंतहाई खूबसूरत एक स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान को अब नजरिया जरूरत के मुताबिक हमने नहीं चलाना, आइन इज आइन। तो मेरे ख्याल में ये निगोशिएशन नजरिया जरूरत की एक्सटेंशन नहीं है, ये नजरिया जरूरत तो आ गया फिर। जी नहीं, नजरिया जरूरत के हम न कायल थे न कायल हैं, नजरिया जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये असेंबलीज में अगर वापस जाते हैं शाह साहब, तो असेंबली में वापस जाएंगे तो
तरमीम होगी ना, तो इस पर क्या बात हुई कि मतलब आपके जो इस्तीफे हैं जो कबूल नहीं हुए थे, अब वो दोबारा स्पीकर साहब के हवाले से कि मतलब आप क्या चीज को समझने की कोशिश कीजिए जो मैं अर्ज कर रहा हूँ। आप उसको उस तनाजुर में नहीं देख रहे जिस तनाजुर में गुफ्तगू हो रही है। नहीं शाह साहब, मैं बिल्कुल उसको देख रहा हूं, मैं आपकी बात से अग्री भी कर रहा हूं कि उसके लिए एक आईनी तरमीम करना पड़ेगी, क्योंकि 90 दिन से आगे मामला नहीं जा सकता या फिर 14 मई से आगे नहीं जा सकता। लेकिन आप असेंबली में वापस जाएंगे तो वहां पर 2/3 मेजोरिटी के साथ तरमीम होगी ना, और वो इस्तीफे आपके फंसे होने सब वाला मामला, तो उस पर कितनी आगे पेशरफ्त हुई है, क्या चांसेस हैं, ये पूछना चाह रहा था कि आप लोग असेंबलीज में वापस कब जा रहे हैं? हमने तो रुकावट तो वो डाले हुए हैं ना। मिसाल के तौर पे हमारी जो 9 कराची के एमएनएज हैं उनको सिंध को हाई कोर्ट ने उनका हक में फैसला दिया है। जो नोटिफिकेशन था उसके खिलाफ वो मुअत्तल हो गया। जो स्पीकर है उनको असेंबली में दाखिल नहीं होने दे रहे और वो बाहर एहतजाज कर रहे हैं। रुकावट हम नहीं है, रुकावट हुकूमत है, हुकूमत का रवैया है। मैं आपसे बिल्कुल अग्री कर रहा हूं, और मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप रुकावट हैं, और मैं यही कह रहा था कि इस बाबत क्या पेशरफ्त हुई। क्या आपने कहा कि भाई अगर आप कहते हैं कि आइन में तरमीम करनी है तो फिर हमने असेंबली में वापस आना है? वो तो अगर इन टोटलिटी बात होगी ना, अगर पेशरफ्त होगी तो मुकम्मल सब चीजों पे होगी, वरना नहीं होगी। और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पे ये चीज या कोई भी और एक्ट्स जो पहले हो सकते हैं उनमें क्या है कुछ ऐसी चीज के जिससे पता चलेगा यार यू मीन बिजनेस? वो दूसरी पार्टी वी मीन बिजनेस, आप दूसरे वी मीन बिजनेस, और तभी हम अदालत में गए, तभी हम कोशिश कर रहे हैं, तभी हम इसके लिए आइन की बका के लिए आइन की लड़ाई लड़ रहे हैं, तभी हमारे लोगों पे मुकदमे बन रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, उनके घरों पे हमले हो रहे हैं। तो शाह साहब ये भी कहा गया था कि 3 दिनों में आप लोग ना खान साहब से एक फाइनल डायरेक्शन लेंगे, गाइडेंस लेंगे, तो क्या उनकी तरफ से आपको क्या फाइनल गाइडेंस मिली है? जो मिली है मैं आपको ऐलान तो नहीं करूंगा ना, वो उनके बीच और मेरे बीच है। ठीक है, लास्टली सिर्फ आपने सुना होगा इसहाक डार साहब का, जो कि मुज़ाकरात में भी बैठे हुए हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस कहने लगे व्हाट इलेक्शंस, नहीं होंगे इलेक्शंस 90 दिन में तो क्या हो जाएगा, 4 महीने आगे चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। वहां पे क्या स्टैंड था उनका शाह साहब? देखिए, वो उनकी वहाँ राय हो सकती है, हम उस राय से मुत्तफिक नहीं है। हम तो इलेक्शंस की भी बात कर रहे हैं ना, हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो इंतखाबात के लिए कर रहे हैं, ताखीर के लिए तो नहीं कर रहे। ताखीरी हरबे अगर इस्तेमाल करना चाहती है तो हुकूमत करना चाहती है, हम तो नहीं करना चाहते। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, और बड़ी खंदा पेशानी के साथ आपने तमाम सवालात के जवाब भी दिए। बड़ी क्लियर सी चीज़ है शाह महमूद कुरैशी साहब जो बात कर रहे हैं। खैर इस चीज़ को तो वो मैं कहूँगा गोल करके उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि ये होल एक पूरे पैकेज की बात होगी, तो फिर उसके बाद ये बीच में डिसाइड होगा कि असेंबलीज में वापस जाने का या मामला। लेकिन साथ साथ उन्होंने स्पीकर के ऊपर भी वो उठाया एक मामला के, स्पीकर साहब वो जो सिंध हाई कोर्ट से फैसला आ गया वो जाने दे। आपको मुझे तो कुछ सूरत यूं समझ आ रही है कि ये हुज्जत तमाम कर रहे हैं अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, हुकूमत की कोई नीयत फिलहाल, और प्रैक्टिकली समझ में नहीं आता ज़ाहिर मलिक साहब कि किस तरह से हो जाएगी। देखिए एक बंदा वहां पे कह रहा है व्हाट इलेक्शंस, बिल्कुल मुज़ाकरात में बैठ के कैसे ये तो आप आज मेरा नवाज शरीफ का बयान नहीं सुना, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, 9/14 नो इलेक्शन। भाई यहाँ से तो इससे तो उठते हैं वो ख्वाजा आसफ कोई मतलब कारकुन नहीं है, फेडरल मिनिस्टर डिफेंस आपका बैठे हैं। ख्वाजा तो मतलब बिल्कुल वो पंजाबी से कह रहे था कि एवरी टाइम ज़ाया हो रहा है। पॉइंट सारा ये है कि दोनों तरफ से कहीं ना कहीं फियर भी है, और दोनों तरफ से पूरी तरह अदालत के लिए भी मेरे लिए केस बनाने। देखिए जी, हमने तो नेगोशिएशन की। देखिए सिंपल बात है, जो असल बात ख्वाजा आसिफ से मुझे याद आ गया कि वो नवाज शरीफ साहब के लिए, जो कि हम शुरू में भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के पाकिस्तान आने के लिए हालात साजगार नहीं है। वो क्यों नहीं? देखो ना, वो वही है जो मैं जनाब को भी चाह रहा हूँ इस पे आप अपनी भी राय दो। मेरा ख्याल ये असल पॉइंट ये नहीं था कि आपने सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप पैसे लेके आए, उन्होंने कह दिया कि जनाब साहब पैसे नहीं मिले। मेरा ख्याल है दैट इज अ टर्निंग केस। मैं कोई वकील नहीं हूँ, अदालत को समझते, मैं समझता हूँ एक आम शहरी की हैसियत से वो क्वेश्चन था कि भाई मैंने आपको कहा आप इलेक्शन कराएं, आपका एक इदारा आपने बनाया ना इलेक्शन कमीशन, जिसका काम ही सिर्फ इलेक्शन कराना। अगर वो आगे कहते जी मैंने पैसे नहीं मिले, तो मेरा ख्याल है वो था टर्निंग पॉइंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना आप दिखाना चाहिए था कि भाई अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा तो उन्होंने दबे दबे लफ्जों से मैंने ये भी पूछा कि पासिंग के आइन में कहाँ लिखा है कि आप नेगोशिएशन करें। देखिए अदालत ने ये तो नहीं ना कहा कि आप नेगोशिएशन करके तारीख लाएं, उन्होंने तो 14 मई कह दिया और 14 मई को पैसे नहीं आए। इन्होंने एक 14 मई के पैसे नहीं आए कि 14 मई तक इलेक्शंस हो जाएं, नहीं होते तो बड़ी सिंपल सी बात। और आपके वाली
फिर तो भाई सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, फिर जिसने आइन तोड़ा है वो भुगते। हाँ, मैं आप यही मेरा आप पहुंच गया, मैं जांच लेके जाना चाह रहा हूँ। देखिए कल भी वैसे यही अर्ज कर रहा था कि जो चीफ जस्टिस साहब है ना, वो ऐसे महसूस होता है जिस तरह कहते हैं कि यार मुझे किते आर्टिकल 6 लाना ना पै जाए किसी से, तुसी डिसाइड कर। नहीं तो वो दूसरी तरफ यहाँ पे ये भी अल्लाह माफी दे जीबो जी खबरें हैं ना कि कहते हैं कि यहाँ पे आपको पता है वो क्या होता है, वो केस्टें कूस्टें भी बड़ी चलती हैं, पता नहीं जीबोगरी खबरें आ जाती हैं यहाँ पे। इस मुल्क में कोई चीज़ सीधी जीबोगरीब इसके अंदर क्या है, समझ नहीं आती ना, हमारी औकात है हम इस तरह की बात करें। मगर मेरा पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा वही पॉइंट है कि आप इलेक्शन कमीशन से पूछें कि पैसे का है। मलिक साहब जो है ना, बस ही वो खत्म हो गया, इससे आगे वो ये पे ग्रेड से ऊपर चली गई बातें, तो अब वो मलिक साहब भी कोई नहीं देना। तो इस वजह से मेरा ख्याल है प्रोग्राम का वक्त तो खत्म हो चुका हुआ है, थोड़ा सा टाइम था लेकिन दफा करें, कोई नहीं। नेक्स्ट वीक बात करते हैं, डेवलपमेंट्स होंगी वो आपके सामने होंगी। आप इस प्रोग्राम का फीडबैक दीजिएगा। मुलाकात होती है अगले।